तुम बोलो कि तुम पाकिस्तानी हो। हमारे देश के हिंदुओं को जबरदस्ती कहलवाया जाएगा तो बोलो तुम पाकिस्तानी हो। क्यों बोले पाकिस्तान? हम नहीं बोल सकते, हम देशभक्त हैं, मर जाएंगे कट जाएंगे, हम नहीं बोल सकते हम पाकिस्तानी हैं। ये कैसा कानून है, ये कैसी सरकार है, ये कैसी आजाद भारत। जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था 70 साल के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी, जबरदस्ती कहेगी, बोलो तुम पाकिस्तानी हो, नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरी दुनिया बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है, कोरोना वायरस से। कई लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में अभी उतना नहीं फैला भगवान की दया से, लेकिन हमारे देश के अंदर भी इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता है जनता के मन में। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए हमारे सबके सामने, जनता के सामने भी और सारी सरकारों के सामने भी और सभी पार्टियों के सामने भी। हमारे देश में इस टाइम बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे बढ़ी हुई है। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और बेरोजगारी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो चुका है कि मुझे लगता है कि सारी सरकारों को मिलके इस वक्त बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे में जब हमारे सामने जनता की रियल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बाजू करके अगर हम एक काल्पनिक समस्या पैदा कर दें और सारा देश उसके अंदर उलझ जाए और सारे देश के अंदर उसको लेके हाहाकार मची हो, तो मुझे नहीं लगता ये देश हित की बात है। इससे देश की प्रगति नहीं हो सकती, इससे अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। सारा देश इस टाइम सीए, एनआरसी, एनपीआर, इसने ये कहा, उसने ये कहा, नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। क्यों? इससे किसका फायदा हो रहा है? इससे देश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी तो ये समझ के बाहर है। एक ये मैं टीवी डिबेट्स में भी देखता हूं और कई बार कई लोग ये कह रहे हैं, भाई अभी तो एनआरसी का ड्राफ्ट ही नहीं आया, एनआरसी तो होने ही नहीं वाला। अध्यक्ष महोदय, 20 जून 2019 को राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने दोनों सदनों को जो जॉइंट एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, उन्हीं के शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी सरकार ने ये तय किया है कि एनआरसी को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति तो इस देश के सर्वोच्च अथॉरिटी हैं। अगर राष्ट्रपति ने कहा है कि एनआरसी को लागू किया जाएगा तो एनआरसी को लागू किया जाएगा। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने 10 दिसंबर को संसद के अंदर स्टेटमेंट दिया था। हम इस पर, उन्हीं के शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, 10 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था, हम इस पर बिल्कुल साफ हैं कि एनआरसी तो इस देश में होकर रहेगा। राष्ट्रपति जी ने कह दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया, तो फिर बचा क्या? अब ये कह रहे हैं भाई सीए अलग है, एनपीआर अलग है, एनआरसी अलग है। आपके कहने से तो नहीं होगा ना। अभी डिप्टी सीएम साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कानून के अंदर किस तरह से ये सारे कानून एक दूसरे से इनका रिश्ता है। एनपीआर तो 2010 में भी हुआ था, तब तो कोई अफरा तफरी नहीं बची। एनपीआर तो इन्हीं की सरकार ने 2015 में आने के बाद भी किया था, तब तो अफरा तफरी नहीं बची। अब अफरा तफरी क्यों मच रही है? अब अफरा तफरी इसलिए मच रही है क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने खुद समझाया है और उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए, ये उनके शब्द हैं। पहले सीए आएगा, फिर एनपीआर आएगा और फिर एनआरसी आएगा।
उन्होंने खुद कहा है माननीय गृह मंत्री जी ने कि तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। हम नहीं कह रहे। मैं आज एक एक शब्द वो बोलूंगा जो केंद्र सरकार की किसी ना किसी अथॉरिटी ने कही या कानून में लिखी हुई है। अब लोगों के अंदर चिंता इसलिए है कि इस पिछले 5 साल के दौरान लोगों ने आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर में क्या हुआ। आसाम में एनआरसी हुआ। आसाम में एनआरसी होने के बाद 19 लाख लोगों को सिटीजन नहीं है ये घोषित कर दिया गया और उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, उनको जेल में भेज दिया गया। और उन जेल में उन लोगों का क्या हाल हुआ ये सारे देश ने देखा। इसलिए अब देश के अंदर इस बात को लेकर चिंता है कि कहीं मेरा नाम भी तो एनआरसी में से गायब नहीं हो जाएगा, कहीं मैं भी तो डिटेंशन सेंटर में नहीं चला जाऊंगा। अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ना कोई अफसर आपके घर आएगा, आपको कहा जाएगा, जैसे अभी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, आप अपने कागज दिखाइए। अगर आप अपने कागज दिखा दोगे तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप नागरिक हो गए। और अगर आप कागज नहीं दिखा पाओगे तो अगर आप मुसलमान हो तो आप सीधे डिटेंशन सेंटर में जाओगे। और अगर आप हिंदू हो तो आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान से आए हो। अगर आप कहोगे हाँ पाकिस्तान से आया हूं तो आपके सारे कागज बना देंगे, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप कहोगे नहीं मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदू हूं तो कहेंगे आपके कागज नहीं बनाएंगे, आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। बताओ भारत के हिंदुओं ने क्या कसूर कर दिया जी? भारत में पैदा हुए हिंदू, भारत, ये कानून मैं जितना पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आता कि ये कानून पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए है और हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये कहा जा रहा है जिसके पास कागज नहीं होगा, और अधिकतर के पास कागज नहीं होगा, 90% से ज्यादा लोगों के पास कागज नहीं होगा, उनको कहा जाएगा कि तुम बोलो कि तुम पाकिस्तानी हो। हमारे देश के हिंदुओं को जबरदस्ती कहलवाया जाएगा तो बोलो तुम पाकिस्तानी हो। क्यों बोले पाकिस्तानी? हम नहीं बोल सकते, हम देशभक्त हैं, मर जाएंगे कट जाएंगे, हम नहीं बोल सकते हम पाकिस्तानी हैं। ये कैसा कानून है? ये कैसी सरकार है? ये कैसी आजाद भारत? जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था 70 साल के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी, जबरदस्ती कहेगी बोलो तुम पाकिस्तानी हो नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। जो बोल देगा मैं पाकिस्तानी हूं उसको नागरिकता दे दी जाएगी, जो कहेगा ना मैं हिंदुस्तानी हूं लेकिन मेरे पास कागज नहीं है उसको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। ये कैसा कानून है? एक गलतफहमी फैली हुई है बहुत लोगों में। जब बात करता हूं लोग कहते हैं ना जी वो हिंदुस्तानियों को तो, हिंदुओं को तो नागरिकता मिल जाएगी। मैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट इस बारे में 17 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री जी ने आज तक को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, उन्हीं के शब्द हैं, मैं स्पष्ट कर दूं एनआरसी में धर्म के आधार पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस देश में जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा उसे इस देश से निकाल दिया जाएगा। तो एनआरसी सिर्फ मुस्लिम के लिए है ये कहना ठीक नहीं है। ये गृह मंत्री जी कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ भी है, मुसलमानों के खिलाफ। तो जो हिंदू इस गलत फहमी में हैं कि उन लोगों को इसके अंदर सिटीजन, अगर उनके पास कागज नहीं हुए तो उनको नागरिक मिल जाएगी, उनको जिन हिंदुओं के पास कागज नहीं है अगर वो एफिडेविट पे ये लिख के देंगे कि मैं पाकिस्तानी हूं तभी नागरिकता मिलेगी। जो ये लिख के देंगे, जो ये नहीं लिख के देंगे, मैं एफिडेविट नहीं देंगे कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, उनको नागरिकता नहीं मिलने वाली। एक मिनट। ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। कल मैंने माननीय गृह मंत्री जी का बयान सुना पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में उन्होंने साफ कर दिया एनपीआर के तहत जो एनपीआर की एक्सरसाइज शुरू हो रही है 1 अप्रैल से, उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे।
एनपीआर में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। एनपीआर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे बाद में एनआरसी होगा। तो कई लोग ये कह रहे हैं जी एनआरसी का ड्राफ्ट तो आ जाने दो। भाई साहब, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो क्या कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर अभी एनपीआर हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर तो एनआरसी होके रहेगा। एनआरसी तो होना ही है। राष्ट्रपति जी ने कह दिया एनआरसी होगा, गृह मंत्री ने कह दिया एनआरसी होगा, एनआरसी तो होगा ही होगा। और एनआरसी कैसा होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं बची है। तो डॉक्यूमेंट्स तो कल का उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि एनपीआर में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। एनआरसी में तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। और एनआरसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ये भी गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है। 17 दिसंबर को अमित शाह जी ने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया था। टाइम्स नाउ की इंटरव्यू करने वाली ने पूछा उनसे, क्या आधार कार्ड माना जाएगा, क्या वोटर कार्ड माना जाएगा। उन्होंने कहा आधार वोटर कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती है जी, आधार का अलग पर्पस होता है। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से माने जाएंगे वो अभी डिप्टी सीएम साहब ने बता दिया। केवल और केवल एक ही डॉक्यूमेंट माना जाएगा, किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा। सर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता था, वो नहीं चलेगा। म्युनिसिपैलिटी का चलेगा या पंचायत का चलेगा, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए। मैंने आज सवेरे अपनी बीवी से पूछा, मेरी बीवी के पास भी नहीं है, मेरे माँ बाप के पास भी नहीं है। हमारे घर में 6 आदमी हैं, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता और मेरे दोनों बच्चे। बच्चों के हैं, बच्चे दिल्ली में पैदा हुए थे, अस्पताल में पैदा हुए थे, म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट है उनका। बाकी चारों के पास नहीं है हमारे पास वो सर्टिफिकेट जो ये मांग रहे हैं। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा? मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। पूरी कैबिनेट, क्या पूरी दिल्ली की कैबिनेट डिटेंशन सेंटर में जाएगी? आपसे पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, आपके पास अगर? मेरे पास भी नहीं, उनके पास ही, वाजपेयी जी के पास है कह रहे हैं। पूरे हमारे इतने विधायक हैं, जिसके पास है, एक मिनट ईमानदारी से, कल मैं राघव से पूछा था, इसके पास है, बता रहा था। जिसके पास है, विपक्ष समेत, जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, जरा हाथ खड़ा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चल रहा, वो नहीं माना जाएगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा भाई साहब। 70 लोगों की विधानसभा में 61 लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। केवल 9 लोगों के पास वो जन्म प्रमाण पत्र है। अब मैं इनमें से पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपके पास कागज नहीं होगा, आप में से कितने लोग एफिडेविट देने को तैयार है कि आप पाकिस्तान से आए हो? अध्यक्ष महोदय, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि बोलो पाकिस्तानी हो तभी आपको नागरिकता देंगे, अध्यक्ष महोदय पूरी जिंदगी डिटेंशन सेंटर में बिता देंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे किसी भी हालत। और ये केवल मैं नहीं कह रहा,
मेरे देश का एक एक नागरिक, हमारे देश का, भारत का एक एक नागरिक कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन भारत के साथ गद्दारी नहीं करेगा कोई भी। और अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करता हूं, यूनियन कैबिनेट में पूछ लो कितनों के पास है, पार्लियामेंट वालों से पूछ लो कितनों के पास है। अभी एक और मुख्यमंत्री केसीआर थे शायद, मैं नाम भूल गया, उन्होंने कहा, बोले मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने खुद कहा 3-4 दिन पहले, बोले अब मैं आत्महत्या कर लूं क्या, मेरे को डिटेंशन सेंटर में भेजोगे क्या। देश के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के पास भी नहीं मिलने वाला ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट। अब ये आसाम में जो एनआरसी हुआ, बहुत ही दर्दनाक हुआ। मैं केवल 4 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं ये दिखाने के लिए। एक शख्स हैं दुलाल चंद्र पॉल, बंगाली हिंदू हैं, 65 साल में हैं, 65 साल के हैं। इनको 11 अक्टूबर 2017 को, असम के रहने वाले हैं, मूलतः असम के रहने वाले हैं, इनके पास कागज नहीं थे और कागज ना होते हुए इनको 2 साल पहले डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। 11 अक्टूबर 2017 को इनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। 2 साल में इतनी बुरी हालत हुई इनकी डिटेंशन सेंटर में, अभी 13 अक्टूबर 2019 को इनकी मौत हो गई डिटेंशन सेंटर में। एक है छबिंद्र शर्मा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे एयरफोर्स में, 38 साल इन्होंने एयरफोर्स में सेवा की देश की। इनका पूरे के पूरे परिवार का लिस्ट से नाम बाहर है। 28 फरवरी 2018 को ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पे रिटायर हुए और 30 जुलाई 2018 को जो लिस्ट निकली सिटीजन्स की, उस लिस्ट में इनका नाम नहीं था। इनके पूरे के पूरे परिवार का नाम लिस्ट से गायब था। सनाउल्ला खान, 32 साल तक इन्होंने आर्मी में काम किया और इनके पूरे परिवार को, सनाउल्ला खान, उनकी पत्नी और 3 बच्चे, 5 को विदेशी करार दे दिया गया। 32 साल सेना में काम करने के बाद इनके पूरे परिवार को विदेशी करार दे दिया गया और इनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में काम किया और रिटायरमेंट के बाद बॉर्डर पुलिस में काम कर रहे थे। बताओ कैसे साबित करें हम इस देश के नागरिक हैं। एक है नरेश कोच। नरेश कोच, वहां पे एक कोच ट्राइब है आसाम के अंदर, मतलब ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बांग्लादेशी थे, वहां कोच ट्राइब के थे ये। इनका बेटा और इनका भाई, उनको सिटीजन लिस्ट में उनका नाम था, इनका नाम सिटीजन लिस्ट के अंदर नहीं था। इनकी भी मौत हो गई डिटेंशन सेंटर के अंदर। रतन चंद्र विश्वास, दलित हिंदू हैं। इनका एक वीडियो आया था जिसमें डिटेंशन सेंटर के अंदर ये बेड से इनको बांध रखा है। 6ठी क्लास तक पढ़े हुए हैं। इनके पिताजी का नाम 1966 की वोटर लिस्ट में है, उसके बावजूद इनको नहीं माना। जैसे इन्होंने कहा वोटर लिस्ट नहीं मानी जाएगी, 1966 की वोटर लिस्ट में इनके पिताजी का नाम है, लेकिन इनको नागरिक नहीं माना गया। इनके पिताजी के नाम पे जमीन है। 2 साल से ये 2 साल 5 महीने से डिटेंशन सेंटर में है। तो 19 लाख लोगों को फर्जी तौर पे असम के अंदर डिटेंशन सेंटर में डाला हुआ है। 19 लाख लोगों को नागरिक नहीं है ऐसा करार दिया गया है, जिसमें 14 लाख हिंदू हैं, 5 लाख मुसलमान हैं। मैं सोच रहा था दिल्ली में 40 लाख पूर्वांचली रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए 40 लाख लोग हैं। अब ये सारे लोग अपने गांव में जाके कागज बनवाने जाएंगे, और कौन कागज बना के देगा? अब मैं अपने गांव में कागज बनवाने जाऊं, कौन? पहले जमाने में कहाँ अस्पताल में, तो मैं भी घर में ही पैदा हुआ था, सब घर में पैदा होते थे, दाई आया करती थी उन दिनों में। तो अब वो कौन सर्टिफिकेट बना के देगा? कहां से सर्टिफिकेट लेके जाएं? 11 राज्यों ने, आज दिल्ली समेत 11 राज्यों की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है।
11 राज्य मतलब लगभग आधे भारतवर्ष ने कह दिया कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु तो इन्हीं के अपने पार्टनर हैं, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों इनके कभी हाँ कभी ना, कभी इनके पार्टनर होते हैं, कभी नहीं होते। पंजाब में अकाली दल भी इनके पार्टनर हैं, बिहार भी इनके पार्टनर हैं, पुडुचेरी, आज दिल्ली भी इसमें शामिल हो रहा है। तो इन सब विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर दिए कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। तो मेरी भी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पूरे एनपीआर को और एनआरसी को विड्रॉ किया जाए और किसी भी हालत में इसको लागू नहीं किया जाए। तो माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव का मैं पूरी तरह से